हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीधे बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसका शुरुआत कैसे हुआ था, राइट। एंड ये टू टॉपिक जैसे लिखा हुआ है, तो इस टू टॉपिक के अंदर आप देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, जिसको खिलाफत आंदोलन या नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये सब कहते हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट दोनों मर्ज हो गए थे, तो काफी बार थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, जो आपको इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, ये जो टॉपिक है टू जो लिखा हुआ है, कि पूरा नॉन कॉपरेशन हम इस पे देखेंगे। नेक्स्ट में आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, और फोर्थ में आप देखोगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। जो चार मूवमेंट्स हमने, जो सॉरी तीन मूवमेंट्स हमने देखे थे, ठीक है। नॉन एनसीएम नॉन कॉपरेशन, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त क्रांति भी नाम है इसका, अगस्त क्रांति नाम से ट्रेन भी चलती है मुंबई दिल्ली के बीच, ठीक है दोस्तों। अगस्त क्रांति पार्क भी है, आजाद पार्क है ना। तो ये सब चीजें, तीन चीजें हो गई, ये चीज हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम ये टू टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं दोस्तों, राइट। तो देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। इसमें सारी लाइंस आपको दिखेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी वाज टू स्पेंड, हमने देखा था दोस्तों कि एक पीजेंट आया था महात्मा गांधी के पास, जब लखनऊ का सेशन हो रहा था 1916 में। दोस्तों, लखनऊ का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एनुअल कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो 1916 का जब ये एनुअल सेशन कांग्रेस हो रहा था, तो वहां पे एक आया था, एक पीजेंट चंपारण से आया था। उन्होंने गांधी से बोला था कि हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ प्लीज बिहार चलिए, चंपारण चलिए। तो गांधी जी वो गए थे। और 1916, जनरली जो कांग्रेस के सेशन होते हैं, एक और बात मैं बता दूं, वो दिसंबर में होते थे दोस्तों, ठीक है। ईयरली सेशन होते थे, एनुअल सेशन दिसंबर में होते थे। तो दिसंबर 1916 की बात आपको मैंने बता दी कि गांधी जी को एक आदमी ने, जो आदमी प्रेजेंट था, उसने उन्हें चंपारण बुलाया था। वो आदमी कौन था, इस आदमी का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस वगैरह में काफी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी 1917 अपना चंपारण में ही निकालेंगे। एंड व्हाट ही विल ट्राई टू डू, मतलब वो वहां क्या करना चाह रहे थे। ही इज सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर द पीजेंट्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। तो इंडिगो फार्मर्स थे दोस्तों, ये इंडिगो। और इस टाइम में जो डाई बनती थी वो इंडिगो से बनती थी, लेकिन साथ साथ केमिकल डाई जो थी वो बड़ी पॉपुलर हो गई थी, राइट। इस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इस टाइम में केमिकल डाई बड़ी पॉपुलर हो गई थी जर्मनी की दोस्तों, ठीक है। तो जब ये केमिकल डाई बड़ी पॉपुलर हो गई जर्मनी की, तो जो इंडिगो फार्मर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। मतलब आप इसको यही समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इस चीज का, बेटर डाई बनने लगी, तो इंडिगो फार्मर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स जो जनरली ब्रिटिशर्स थे, प्लांटर्स वो थे जो प्लांट करवाते थे। पीजेंट वो होता है दोस्तों, जो पीजेंट जो क्रॉप पे काम करता है, क्रॉप जो उगाता है। प्लांटर मतलब उनकी जमीन है, उसका पैसा भी देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराते हैं प्लांटर्स दोस्तों, ये सब चीजें होती थी, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वर्ड आपको पता होना चाहिए। प्लांटर कौन है, प्लांटर वो है जो बोल रहा है कि इंडिगो इस जमीन पे उगाइए, ठीक है। और किसान जो है वो उगा रहा है। जनरली ये प्लांटर्स जो थे ब्रिटिशर्स थे। तो दोस्तों, जब ये इंडिगो, ये जो डाई थी जर्मनी की, पॉपुलर हो गई, तो ये प्लांटर्स को लगने लगा कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है, तो ये भागने लगे थे, ठीक है। तो भागने लगे थे, नुकसान हो रहा था किसानों का। इसीलिए दोस्तों गांधी जी चंपारण गए दोस्तों, चंपारण। और उन्होंने उन्होंने शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पीजेंट की सिक्योरिटी के लिए दोस्तों काम करा। सेकंड, उनको एक फ्रीडम दिलवाई कि आपको सिर्फ इंडिगो नहीं, जो उगाना है उगाइए, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल मूवमेंट था चंपारण। पहला मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था, चंपारण। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं था, इसको याद रखो। ये तो क्लियर हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या हुआ, 1918 में गांधी जी दो कैंपेन्स में इन्वॉल्व हुए, दोनों की दोनों गुजरात में हुई। पहली बिहार और बाकी दो गुजरात। पहली क्या, तो उसमें दूसरी क्या, दूसरी क्या थी, तो पहली में मतलब क्या है, पहली है चंपारण, सी। सेकंड क्या है, गुजरात के अंदर। तो लेबर डिस्प्यूट चल रहा था दोस्तों अहमदाबाद में, ठीक है। तो वहां के जो वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस दो, ठीक है। डिटेल में, अगेन इसको आप डिटेल में भी पढ़ोगे अगर दोस्तों, तो आपको काफी कुछ मिलेगा। सर्च करना है अहमदाबाद
अहमदाबाद स्ट्राइक कह सकते हो इसको, गांधी जी ने जिसमें पार्ट लिया था। तो डिटेल में आप इसको खुद अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में जो जहाँ ये एनसीईआरटी में लिखा है, गांधी जी क्या कर रहे थे, ही गांधी जी वर्कर्स का गांधी जी ने साथ दिया यहाँ पे। सेकंड वाली में गांधी जी ने वर्कर्स का साथ दिया। वर्कर्स बोल रहे थे कि हमें बेटर वर्किंग वर्किंग कंडीशंस मिलना चाहिए, राइट। तो गांधी जी ने उनके लिए साथ दिया और सक्सेसफुल रहा ये। एंड ही वाज डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, ठीक है, टेक्सटाइल मिल के अंदर। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। तीसरा खेदा में हुआ दोस्तों, खेदा अगेन गुजरात है ना। Then he joined peasants in Kheda in asking the state for the remission of taxes following the failure of their harvest. तो दोस्तों हार्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था खेदा में किसानों का, तो वो बोल रहे थे कि हम टैक्सेस नहीं दे पाएंगे जितने टैक्सेस मांग रही है सरकार दोस्तों, है ना। तो गांधी जी ने उनका साथ दिया और ये भी सक्सेसफुल रहा दोस्तों, ये भी सक्सेसफुल रहा। तो आप देखिए गांधी जी के 3 मूवमेंट बड़े सक्सेसफुल रहे। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेदा। याद रख लो, ठीक है, ऑर्डर भी याद रखो, ऑर्डर भी पूछ जाता है। इन इनिशिएटिव्स ने गांधी जी को महान बना दिया इंडिया में, ठीक है। These initiatives in Champaran, Ahmedabad, Kheda marked Gandhi जी out as a nationalist। लेकिन ये नेशनलिस्ट नहीं थे, नेशनलिस्ट तो इनसे पहले भी बहुत सारे आए थे, है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तिलक आए थे, है ना। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए थे, डब्ल्यू सी बनर्जी आए थे, दादा भाई नौरोजी आए थे, नंबर ऑफ पीपल, गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, है ना। और भी बहुत सारे नाम है, लाला लाजपत राय। लेकिन ये नेशनलिस्ट ही नहीं थे, ही हैड अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन तो आज भी पुअर है, तो उस टाइम में तो बहुत ही पुअर होगी, राइट। तो ये हुआ कि गांधी जी हीरो बन गए भारतीय के, और उन्होंने इसके लिए वर्क करा, ठीक है, वर्क करा। देखो सालों बिताए उन्होंने चंपारण में, सालों नहीं मतलब पूरा साल बिता दिया चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में। एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलाइज स्ट्रगल्स, ठीक है। तो आप ये समझिए कि गांधी जी के जो स्ट्रगल्स थे लोकलाइज थे, अहमदाबाद में, चंपारण में, खेदा में। लेकिन 1919 में उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों कि वो ऑल इंडिया लेवल पर अपना प्रोटेस्ट और एक मूवमेंट को लेड कर पाए। ये मूवमेंट कौन सा था देखते हैं। तो colonial rulers delivered into Gandhi's lap an issue which he would construct a much wider movement, ठीक है। तो अंग्रेजों ने खुद ही उनकी झोली में लाके एक चीज रख दी। वो चीज क्या थी ये देखते हैं। तो देखिए ग्रेट वॉर हुई थी, ग्रेट वॉर वही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 में। इसमें गांधी जी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। इस ये सोच के साथ दिया था इंडियंस ने कि हमारे लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस होगी, हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट हमें मिलेगी, लेकिन हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिश ही बैठेगा, मतलब हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटिश होगा, लेकिन हम अपना रूल कर पाएंगे। जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डोमिनियन स्टेटस है, न्यूजीलैंड में डोमिनियन स्टेटस है, इंडिया में डोमिनियन स्टेटस नहीं है। डोमिनियन स्टेटस अगर इतना आपको समझ में नहीं आया है तो और इसको आप पढ़ लेंगे। डोमिनियन स्टेटस जो होता है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस से अलग होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो अभी हमें मिली हुई है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड है, हम वोट दे सकते हैं। लेकिन डोमिनियन स्टेट में हेड जो होता है वो ब्रिटेन क्वीन होती है, क्योंकि ब्रिटिश के डोमिनियन स्टेटस है दोस्तों, है ना। तो ऐसा होता है, राइट। तो इंडियंस उस टाइम में डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब वॉर खत्म हुई तो उन्होंने भारतीयों के साथ अच्छा नहीं करा। ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, ठीक है, तो सेंसरशिप कर दी प्रेस की, राइट। कुछ नहीं छपेगा, है ना, और छपेगा तो हमारी परमिशन से छपेगा। उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा जो बुरा हुआ वो था डिटेंशन विदाउट ट्रायल। डिटेन कर लेंगे, ट्रायल ही नहीं होगा, है ना। तो आजकल भी जब काफी सारे लॉज आते हैं ना दोस्तों, प्रिवेंशन डिटेंटिव लॉ, अगर आप उसको पढ़ते हो आजकल भी आते हैं दोस्तों, आजाद भारत में भी इसका तो आज काफी क्रिटिसाइज होता है। जैसे टाडा एक लॉ था, है ना, मीसा एक लॉ था, है मीसा टाडा, है ना, टाडा करके ये सब लॉज इंडिया में, इसमें भी यही होता है कि प्रिवेंट डिटेंशन हो जाती है विदाउट ट्रायल। तो यही एक लॉ आया था और इसको रॉलत एक्ट बोलते हैं दोस्तों, जो रॉलत एक्ट। Now, on recommendation of a committee chaired by Sir Sidney Rowlatt, these term measures were continued. In response, Gandhi called for a countrywide campaign against the Rowlatt Act. तो रॉलत एक्ट था दोस्तों, जिसमें अंग्रेज अरेस्ट कर लेते थे किसी को भी और विदाउट ट्रायल, ट्रायल ही नहीं होगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ ही गायब हो गया। तो गांधी जी ने बोला ये तो बिल्कुल सही नहीं है, राइट। और गांधी जी ने इसके लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया पूरे देश में, पूरे देश में। इन टाउन्स अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया
लाइफ जो थी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई, बहुत ज्यादा शट डाउन होने लगे, स्कूल बंद हो गए कि ये लॉ वापस लीजिए वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमने बंद बंद बुलाया है, बंद, ठीक है। दीज प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब, क्योंकि पंजाब में काफी ज्यादा अरेस्ट होते थे, राइट। और पंजाब में मूवमेंट भी चल रहा था, एक गदर मूवमेंट करके दोस्तों होता है, जिसके बारे में यहाँ तो पढ़ाया नहीं गया एनसीईआरटी में ज्यादा, लेकिन गदर मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर मूवमेंट था दोस्तों। गदर मूवमेंट में फोकस ये था कि हम भारत को आजाद कर देंगे, अंग्रेजों को मार के भगा देंगे। लेकिन ये गदर मूवमेंट जो था ये फेलियर रहा था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था दोस्तों। लेकिन अंग्रेज ये गदर मूवमेंट से घबरा गए थे। गदर मूवमेंट का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पंजाब में था दोस्तों, इसलिए अंग्रेजों ने काफी पंजाबियों को अरेस्ट करा था जेल में। इसी वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, राइट। तो अभी हम इसी से और आगे बढ़ते हैं। Where many men had served to the British side in the war, expecting to be rewarded for their service। तो ये सब पंजाब मैन जो थे, इन्होंने साथ भी किया था अंग्रेजों का। दूसरी बात ये भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि हमने साथ दिया है अंग्रेजों का, अब अंग्रेज हमें बेटर सर्विस कंडीशंस देंगे, हमारी कंट्री के साथ बेटर बिहेवियर करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने मुंह पे रॉलत एक्ट मार दिया, राइट, विच इंडियंस डिडंट लाइक, या इंडियंस को पसंद नहीं आया। Instead, they were given the Rowlatt Act. Gandhiji was detained while proceeding to the Punjab, even as prominent local congressmen were arrested. तो गांधी जी वहाँ पे जा रहे थे और उनको भी डिटेन कर लिया, राइट। सिचुएशन जो थी बहुत ही ज्यादा टेंस बन गई, राइट। द सिचुएशन इन द प्रोविंस, प्रोविंस मतलब पंजाब, प्रोविंस दोस्तों ग्रुप प्रोग्रेसिवली मोर टेंस। प्रोविंस मतलब स्टेट ही होते थे उस टाइम में, है ना, स्टेट्स थे काफी सारे। प्रोविंस आप वैसे मान सकते हो पंजाब प्रोविंस, ठीक है। पंजाब के अंदर इस टाइम में जो भारत का पंजाब है और पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों आते थे, राइट। तो बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, वो बैसाखी के टाइम भी था, और लोग इकट्ठे हुए थे। सैफुद्दीन किचलू करके लीडर थे, है ना, वो सब अरेस्ट हुए थे, तो उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में। वहीं पे एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ, जिसके बारे में इंपॉर्टेंस आजकल बहुत बढ़ गई, क्योंकि आपने न्यूज में सुना होगा कि काफी कुछ रिनोवेशन वगैरह हुआ है रिसेंटली, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अभी रिसेंटली स्पीच दी है। तो ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस साल, राइट। तो ध्यान इसमें दीजिएगा कि एक ब्लडी क्लाइमेक्स रीच हो गया अमृतसर में, और अप्रैल 1919 की बात है दोस्तों, व्हेन अ ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर पता ही होगा, व्हेन अ ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन अ नेशनलिस्ट मीटिंग। उन्होंने बोला गोली चला दो, गोली चला दो, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे मिलिट्री रूल था, लेकिन ये गोली ऐसे थोड़ी चलाई जाती है, तो गोली चला दो, गोली चला दी और काफी मारे, राइट। तो ये इंसिडेंट हुआ। आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आई हो। 400 से ज्यादा लोग मर गए दोस्तों जलियांवाला बाग। इट वाज द रौलत, ठीक है, ये सब बातें हो गई और बातें खत्म हो गई। लेकिन एक चीज समझिए, रौलत एक्ट तो रहा, लेकिन गांधी जी नेशनलिस्ट लीडर रहे, हमें यहाँ पे गांधी जी फोकस रखना है ना। तो जलियांवाला बाग हुआ, गांधी जी ने काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी करा था। तो रौलत सत्याग्रह जो दोस्तों करा गांधी जी ने, राइट, कि प्रोटेस्ट करेंगे, हम सच का साथ देंगे, नॉन वायलेंस रहेंगे, है ना, वो चीजें जो फॉलो करें, इससे इसने गांधी जी को एक नेशनल लीडर बना दिया, एम्पोर्टेड बाय इट्स सक्सेस। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, गांधी जी ने जब देखा कि जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट हुआ है, तो उनका अंग्रेजों से इस टाइम पे विश्वास ही हट गया। उन्होंने बोला मैंने हिमालयन ब्लंडर कर दिया है, राइट, हिमालयन ब्लंडर कर दिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अंग्रेजों को परासा करके, राइट। तो उन्होंने इस टाइम पे डिसाइड करा कि मैं जो नेक्स्ट मूवमेंट्स करूंगा वो केयरफुली करूंगा, ठीक है। इन चीजों को सीक्वेंस को याद रखना, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि चौरा चौरी होगा, राइट, ठीक है। तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग से लेसन लर्न करे। ऐसे ही हमें भी देखो लाइफ में लेसन लर्न करने चाहिए। आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद हो तो इम्पोर्टेंट बाय इट्स सक्सेस। देखो आप बोलोगे यार ये क्या सक्सेस है ना, ना तो देश आजाद हुआ, राइट, ना तो देश आजाद हुआ, बल्कि जलियांवाला बाग में 400 से ज्यादा भारतीय मर गए, तो ये क्या सक्सेस है। सक्सेस ऐसे है दोस्तों कि गांधी जी लोगों को साथ लाने में सफल हो पाए। साथ लाना बहुत टफ है, इंडिया में 50 लोगों को साथ लाना बहुत मुश्किल है। अभी अभी इतना टफ है, उस टाइम में भी कितना टफ है होगा, आप समझ सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह तो है नहीं, राइट। इट वाज क्वाइट टफ टू ब्रिंग ऑल पीपल ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। ये चीज आपको समझ क्लियर होनी चाहिए।
तो लेकिन वो सबको एक साथ मिला पाए, वो नेशनल लीडर बन गए। इनसे पहले नेशनल लेवल पे लीडर अगर आप कहो तो ठीक है, तिलक को कह दो, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय कह दो, तो गांधी जी के लेवल का कोई नेशनलिस्ट लीडर इससे पहले नहीं आया, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी शायद ना आया। काफी लोग तो इसको ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो पूरे भारत को ऐसे जोड़ पाया। राइट, काफी काफी लोग अभी भी कहते हैं कि भारत में अभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आया, काफी हिस्टोरियंस कहते हैं। एनीवेज उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। तो लेकिन वो नेशनल लीडर बन गए। Empowered by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation within British rule। ठीक है, तो उन्होंने बोला रॉला सत्याग्रह वेल एंड गुड, वो छोड़िए, अब मैं मौका जब मिलेगा तो नॉन कॉपरेशन करूंगा। Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges छोड़ो, लॉ कोर्ट छोड़ो, टैक्स मत पे करो। ये चीज ना याद कर लो, है ना, नॉन कॉपरेशन में क्या क्या हुआ, चीजें इंपॉर्टेंट में आ जाती हैं कि स्कूल अटेंड मत करो, कॉलेज अटेंड मत करो, लॉ कोर्ट्स में मत जाओ, टैक्सेस मत दो। इन सम दे वर आस्क्ड adhere to renunciation of all voluntary association with the British government। तो अपनी जो भी आपकी एसोसिएशन है ना, वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है, जो भी एक करना पड़ रहा है हमें उनके साथ एसोसिएट, वो सारा एसोसिएशन छोड़ दो। ठीक है, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट मत करो उनके साथ। इफ नॉन कॉपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट, इस स्टेटमेंट को देखिए, गांधी जी कह रहे हैं कि हमें एक साल में स्वराज मिल जाएगा। 1920 में बोल रहे हैं एक साल में स्वराज मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझो, स्वराज क्या है ये क्लियर नहीं है ना, ये काफी कुछ क्लियर नहीं है, ये आगे चल के क्लियर होगा। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट चीज समझिए। स्वराज का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने यहाँ पे स्मार्ट गेम भी प्ले करा कि एक साल में स्वराज मिल जाएगा। तो डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिया। किसी ने बोला कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, किसी ने बोला कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, किसी ने बोला हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल जाएंगी विद इन ब्रिटिशर्स। ऐसा ये मतलब था। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्वराज आगे चल के धीरे धीरे क्लियर होगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, स्वराज की डेफिनेशन बदलती जाएगी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक ने बोला है, राइट, और मैं इसे लेकर रहूंगा, उनका अपना पॉइंट है। तो स्वराज वही चलता हुआ आ रहा है, स्वराज की डेफिनेशंस चेंज होती जाएंगी। ठीक है, टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल, यहाँ पे गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया एक अपना पत्ता खेला आप कह सकते हो, और उन्हें मौका भी मिल गया कि उन्होंने क्या करा कि नॉन कॉपरेशन को मैं खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ लूंगा। खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दूंगा, और ये बन जाएगा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों का एक मूवमेंट चल रहा था पूरी की पूरी दुनिया में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों क्या हुआ था, क्या एक चीज मैं आपको ये भी समझा दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की या आप कह सकते हो ऑटोमन एम्पायर हार गया था। टर्की में ऑटोमन एम्पायर का दोस्तों रूल होता था। ये रूल काफी सालों से 500 साल कह सकते हो, नियरली 500 सालों तक रूल रहा ऑटोमन एम्पायर का। ये 15वीं सदी में शुरू हुआ था और ये 20वीं सदी में जाके खत्म हुआ। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर काफी सारे जो श्राइन्स थे मुसलमान के, वो आते थे, राइट। तो ऑटोमन एम्पायर दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया। जीता कौन? जीता ब्रिटेन, जीता कौन? फ्रांस, राइट। ये सब जीते थे। जीता इटली दोस्तों, है ना, याद रखना, इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता था, सेकंड हारा था, है ना, सेकंड मुसोलिनी वाला था, वो सेकंड हारा था। ब्रिटेन जीता, फ्रांस जीता, ये कौन है? इटली। और यूएसए भी कह सकते हो जीता, और भी छोटे मोटे कंट्रीज जीते, बट मेनली ये लोग जीते। हारा कौन? हारा जर्मनी, हारा जर्मनी मेनली, जर्मनी। और कौन हारा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और कह सकते हो और कौन हारा? और वो हारा टर्की या ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये सब हारे दोस्तों। और साथ साथ आप कह रहे होगे यूएसएसआर कहाँ है भैया? रशिया था इस टाइम में, वो यूएसएसआर तो था नहीं, रशिया था। रशिया 1917 के आसपास उसने बोल दिया था मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ूंगा, है ना। उसने बोल दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ूंगा। वो पहले इस साइड से लड़ रहा था, पहले इनकी साइड से लड़ रहा था, लेकिन उसने वहां पे जार का जो रूल था वो खत्म हो जाएगा दोस्तों इस टाइम में। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ होना चाहिए कि रशिया 1917 में बाहर हो गया था और 1918 में युद्ध हुआ था, युद्ध खत्म हुआ था। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये समझाना कि जा रहा हूँ, ऑटोमन एम्पायर हारा दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर हारा, तो कैलीफेट खत्म हो गया, कैलीफेट सिस्टम।
ये खलीफा, खलीफा वर्ड होता है ना, कैलिफेट सिस्टम। तो कि आप ये कह सकते हो कि कैलिफेट इज समवन जिसको सारे मुस्लिम जिनकी सारी बातें मानते हैं, ठीक है, सारे मुस्लिम स्पेशली सुन्नी मुस्लिम उनकी सारी बातें मानते हैं। ये मैं ज्यादा निटिग्रिटीज में नहीं जा रहा, कोई कोई मे बी इसमें जिसकी ज्यादा नॉलेज होगी वो कहेंगे कि सर जो है डिटेल ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, डिटेल में जो है गलत बता रहे हैं। मैं भी मे बी आप ऐसा सोचो इसमें, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझा रहा हूँ, किसी की डिटेलिंग में हमें यहाँ ज्यादा नहीं जाना। हाँ, अगर कोई डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कैलिफेट हार गया। मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ देना चाह रहा हूँ। और तो जब इंडिया में भी काफी सारे मुसलमान थे, तो उनकी भी धार्मिक भावनाएं जो थी वो काफी ज्यादा अफेक्टेड थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे भारत में कि क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कैलिफेट को वापस लाओ, ऑटोमन एम्पायर को फिर से स्थापित करो, कैलिफेट लाओ, ऑटोमन एम्पायर को स्थापित करो या ना करो, लेकिन कैलिफेट तो फिर से लाओ, खलीफा को फिर से लाओ, ये बोल रहे थे। तो खलीफा से ही खिलाफत आता है, ठीक है, कैलिफेट आता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। शॉर्ट में अगर मैं फिर से बताना चाहूँ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हारा, इससे कैलिफेट सिस्टम खत्म हुआ। और जो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे उनको ब्रेक डाउन कर दिया गया और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बन गए। टर्की नाम का भी एक कंट्री बना है ना, राइट, टर्की नाम का भी कंट्री बना। और टर्की जो है वो इस्लामिक कंट्री से मूव हो गया सेकुलर कंट्री की तरफ। ये जो है दुनिया भर के मुसलमानों को पसंद नहीं आया, बिकॉज दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुवर्ड्स ऑटोमन एम्पायर, टुवर्ड्स कैलिफेट। जैसे अभी पोप को देखते हैं ना, सारे के सारे कैथोलिक्स क्रिश्चियन, राइट, कैथोलिक्स सारे के सारे पोप को देखते हैं इटली में, रोम में, राइट। ऐसे ही मुसलमान कैलिफेट्स को देखा करते थे, जो युद्ध में हारा और जो युद्ध में हारा और ब्रेक कर दिया गया। तो इससे पूरे दुनिया के मुसलमानों में रोष, स्पेशली भारतीय मुसलमानों में ही था। और रोष आप यहाँ देखो तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे कौन जीता, ब्रिटेन जीता, फ्रांस जीता, इटली जीता, हारा कौन, जर्मनी हारा, ऑस्ट्रिया हारा, ऑटोमन आया। तो मुसलमान कह रहे थे कि अंग्रेज जो है ये सही नहीं कर रहे हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब वॉर जो जीतता है ना, वॉर जो जीतता है वही डिसीजन लेता है फाइनली। तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस ये मेनली डिसीजन ले रहे थे। तो भारतीय मुसलमान इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट करते, फिर से रिपीट कर दूं मैं, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो डिसीजन ले रहा था कि ऑटोमन एम्पायर के साथ फ्यूचर क्या रहेगा। और ऑटोमन एम्पायर का फ्यूचर उन्होंने ये करा कि वो ब्रेक कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसी से फिलिस्तीन का भी कॉन्सेप्ट जो आजकल पंगे हो रहे हैं ना इसराइल फिलिस्तीन के, यहीं से इसराइल बनेगा आगे चल के। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनेगा इसराइल, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी दोस्तों। अगर डिटेल में पढ़ोगे फिलिस्तीन का भी यहीं से किस्सा शुरू होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जो आपको मिडल ईस्ट की साइड, उस साइड में दिखती है ना, सऊदी अरेबिया, सीरिया, फलस्तीन, इसराइल, जॉर्डन, इतने सारे कंट्रीज, टर्की है ना, स्पेशली टर्की, इन सब कंट्रीज की यहाँ पे आप देखोगे कि ज्योग्राफी चेंज की गई, ये कंट्रीज को ब्रेक कर दिया गया, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेगा कंट्रीज बने, काफी काफी कंट्रीज में ब्रिटेन ने रूल करा, काफी कंट्रीज में फ्रांस ने रूल करा काफी टाइम। उसके बाद आगे चल के आजादी मिली। लेकिन पॉइंट आप ये समझिए कि सारे के सारे मुसलमान यहाँ पे नाराज हो चुके हैं कि ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक कर दिया। तो गांधी जी ने क्या करा, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को मैं साथ ले लेता हूँ अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इससे फायदा क्यों होगा, इससे फायदा क्या होगा, हिंदू मुस्लिम साथ आ जाएंगे। ये प्रोटेस्ट था कि 1857 के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि हिंदू मुसलमान साथ आ जाएंगे। और हिंदू मुसलमान सिर्फ साथ आ जाएंगे तो अंग्रेजों से हमें स्वराज लेना इजी रहेगा, ठीक है। आई होप ये पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही हैड जॉइंड हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट that sought to restore the caliphate, a symbol of pan-Islamism, pan मतलब पूरी दुनिया का, which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk। तो कमाल, मुस्तफा कमाल ने, मैंने आपको जैसे बताया, पैन इस्लामिज्म वगैरह सब खत्म करा, सेकुलर कंट्री बना दिया था टर्की को, और टर्की को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, राइट। इसमें उनका वेस्टर्न स्टेट्स, ब्रिटेन वगैरह ने भी साथ दिया था। तो दोस्तों ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की इंटरनल डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।